हर एक ऑर्गेनिज्म जो अच्छा, रिकॉर्डिंग किसने स्टार्ट की? रिकॉर्डिंग has anyone started recording it? एक मिनट, ठीक है चले, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है तो ठीक है, रिकॉर्ड होने दीजिए। और कमिंग बैक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ चार्ल्स डार्विन कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने सराउंडिंग्स को बेस्ट तरीके से अडेप्ट कर पाता है, सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है, उसकी अगली जनरेशन, वही उसकी अगली जनरेशन आ सकती है। लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस, सबको आ रही है बैकग्राउंड नॉइस? अभी आ रही है क्या? नहीं? ओके, जिसको ज्यादा ऑडियो आ रही है प्लीज लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। ओके, नो नॉट एट ऑल, गुड, ऑल राइट, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडेप्ट करता है एक चेंजिंग एनवायरनमेंट को। चेंजिंग एनवायरनमेंट मतलब क्या? कि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में कमी ज़्यादा होना, ठीक है, या फिर फ्लड्स वगैरह आना, बहुत सारे कैलामिटीज आना, फिर भी ये तो छोटी चेंजेस हुई, छोटे टाइम के लिए होती है। चेंजिंग इन एनवायरनमेंट बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड ही होती है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा कम होना, इतना कम कि एक डेजर्ट एरिया में भी स्नोफॉल आए, उसे आइस एज कहते हैं। ओके, तो ये ऐसे आइस एज आ चुके हैं, इतना टेम्परेचर पूरे अर्थ में पूरे अपने प्लैनेट में इतना टेम्परेचर गिर चुका है कि एक मिनट, मुझे एक मिनट, इतना टेम्परेचर गिर चुका है कि आइस एज आ चुकी है। ऑलराइट, सभी जगह पे स्नो है। ओके, सभी जगह पे स्नो है। सो हम ह्यूमंस ने और बहुत सारे एनिमल्स ने, जो अभी आपको दिख रहे हैं, इन्होंने ये आइस एज सर्वाइव किया है। ऑलराइट, जो इतना टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ था, हमने वो सरवाइव किया है चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ 2 मिलियन ईयर्स पहले कुछ ये आइस एज आया था, और 2 मिलियन ईयर से पहले भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। सो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट को हमने सर्वाइव किया है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर नाउ, दैट इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, या प्रिन्सिपल याचे सक्षम टोस टिकेल, जो पण सजीव जे पण आहेत ते त्याच्या बदलत्या सराउंडिंग्समध्ये टिकू शकतात, जिवंत राहू शकतात, ते तेच पुढे टिकतात, त्यांची पुढे जनरेशन होते. नाउ द सेकंड प्रिन्सिपल इज नॅचरल सिलेक्शन. Natural selection, let's see what natural selection says. Siddharth sir, Each this is organism is hello, born with new hello, characteristics. hello. Okay, मैं समझाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इज एबल टू सर्वाइव दिस चेंज। जो भी नई कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस चेंज इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट Siddharth sir. जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन मतलब क्या, उनके जो बेटे होंगे, बेटे के पोते, वो सब होंगे, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन। सो जो भी चेंज आया है बॉडी में, uh, वो प्रिजर्व होता है। प्रिजर्व मतलब वो भी दिखाई पड़ता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। सो यहाँ पे जिराफ है, काफी स्टडी की गई, Siddharth sir. एक्सपेरिमेंट्स Siddharth, किए गए बेसिकली Siddharth चार्ल्स sir. डार्विन के ये सेकंड प्रिंसिपल को लेके। तो जिराफ थे, अलग अलग हाइट के जिराफ थे, कुछ टॉल, कुछ थोड़े शॉर्ट, उससे थोड़े शॉर्ट। ओके, वो लोग एक रीजन में सरवाइव कर रहे थे। Siddharth sir, I'm audible. Hello.
हेलो। Siddharth sir, am I audible? आवाज नहीं आ रही। Siddharth sir, I'm audible. Hmm. Hello sir, am I audible? You are audible. Are you able to hear me? Okay, okay. Now I can hear you. Yes sir. Keep, keep checking all these things. This is now regular and routine thing for you. See, somebody mutes you like I had muted you, but you don't know that you have been muted. So that's not correct. Okay. Okay, okay, okay. All right sir. That, Yes sir. that is fine. That is fine. Now come to the second Hmm. part. Keep Hmm. your mic off temporary. Okay, okay. Just for a second. See, one important thing is you are presenting Marathi book. Why you should present English book and give explanation in Hindi and Marathi and English? Because most of the kids are from the semi English and English medium, and for them science is in English. I hope you understand. Now you can unmute yourself. Yes sir, I am switching back between English and Marathi medium. Hmm. Uh, so that Marathi medium will also be able to understand the words completely. That's why I That was is switching. fine. Yeah. Siddharth sir, but thing is that very less people will be there from Marathi medium. Your idea is wonderful. If kids and parents are comfortable, please continue. There is no problem. Okay, but keep asking them. Okay, we are teaching for student and parents, so both of them should be comfortable. Okay. Yes sir, no problem. Yes. Okay. Bye bye. Continue. Please Okay. continue. All right. Okay sir. Thank you. Yeah. Okay, I'm presenting you again. Just a minute. Give me a minute. Just give me a minute. There is some problem in presenting. एक मिनट हाँ. ठीक है चलो कोई बात नहीं. Entire screen I will present now. अच्छा ठीक है. चलो सबको स्क्रीन दिख रही है. All right. Okay. So I was talking about the giraffe example. ठीक है. So एक रीजन में जिराफ थे जिनकी हाइट कुछ जिराफ की हाइट बहुत टॉल थी, पेड़ों से भी ज्यादा. कुछ जिराफ की हाइट ऐसी थी कि पेड़ों के लेवल तक हो. ठीक है. उनको उठा के दूसरे रीजन में डाल दिया जहाँ पे पेड़ बहुत लंबे थे. ठीक है. तो जो जिराफ जिनकी हाइट पहले पेड़ों से मिलती थी. जस्ट अ मिनट. गॉट द बैकग्राउंड नॉइस. हेलो.
ओके, ठीक है, अभी के लिए इग्नोर करो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज नॉइज ऑलराइट। सो जो जिराफ थे, जो शॉर्ट थे स्टेचर में, ओके, जिनकी हाइट लगभग पेड़ से मिलती थी, उन्हें क्या हुआ, डिफरेंट रीजन में डालने की वजह से उन्हें तकलीफ होने लगी खाने में। ओके, जो टॉल ट्रीज थे उनकी वजह से उन्हें लीव्स को खाने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। और जो जिराफ पहले रीजन में बहुत टॉल थे, जो पेड़ों से भी टॉल थे, सेकेंड रीजन में क्या हुआ, सेकेंड रीजन में लाके जो टॉल वाले जिराफ जिराफ थे, उनकी हाइट मिलने लगी इन पेड़ों से। वो लोग आराम से खाते थे और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी लीव्स खाने में। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इज कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि नेक्स्ट जनरेशन जो आ गई जिराफ की, राइट, उसमें से जो ऑफस्प्रिंग्स थे, ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बेटे, ओके, यस देयर इज बैकग्राउंड नॉइज, ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं बैकग्राउंड नॉइज का थोड़ा आइसोलेशन करके आता, एक मिनट। मम्मी, थोड़ा आवाज कमी कर, नहीं तो प्रॉब्लम होता है, ये सगळं कमी कर बंद कर प्लीज। Hello, Siddharth sir, you are muted by somebody. Okay, the person has said sorry. Kindly unmute yourself. ओके, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सबको। हाँ, हेलो, और एम आई सबको एक ऑडिबल? इंस्ट्रक्शन है, ओके, ऐसी कूल सब कूल कूल। चीजें आप मत किया ठीक है, करो। तो पहले मैंने एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन का बता दिया, ऑलराइट, ओके कूल। तो एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये स्टोरी से आपकी जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, जस्ट लिसन टू मी, ऑलराइट। सो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ओके, अगर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरी और किसी ने मुझे म्यूट कर दिया तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। ठीक है, साइमल्टेनियसली मैंने अपने मोबाइल से भी लॉग इन किया है। ठीक है, तो आई कैन रीड योर कमेंट्स। ओके, हाँ, सो आई वॉज अबाउट टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ मॉथ, इंसेक्ट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इंसेक्ट्स की, कभी सोचा भी नहीं रहेगा इंसेक्ट भी हमें स्टोरीज बता सकते हैं। It's this story will explain you the theory of evolution, adaptation, natural selection, and survival of the fittest. Okay. सो पेपर्ड मॉथ, इनका कॉमन नेम है पेपर्ड मॉथ। ये पाए जाते हैं यूरोप में। ठीक है, मोस्टली यूरोप में पाए जाते हैं। और ये जो स्पीशीज है, इनमें डिफरेंस ये है कि मतलब इनके लिविंग एंटिटीज में कुछ मॉथ्स रहते हैं ब्लैक कलर के रहते हैं, जैसे ये देख रहे हो ब्लैक कलर का। कुछ मॉथ्स जो रहते हैं वो व्हाइट कलर के रहते हैं, लेकिन ये एक ही स्पीशीज के। आपने डॉग्स देखे रहेंगे, डॉग्स भी अलग अलग कलर के रहते हैं, राइट? कुछ ब्राउन रहते हैं, ओके, कुछ
ब्लैक रहते हैं, अलग अलग कलर्स के रहते हैं, बट दे आर ऑफ सेम स्पीशीज. ओके. सो दिस द सेम थिंग इज हेयर ऑल्सो, कि ये सेम स्पीशीज के मॉथ है, पेपर्ड मॉथ. इनका कलर सिर्फ एक का ब्लैक है, एक का व्हाइट है. ठीक है. तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी. ठीक है, 1850s के लगभग तभी से चला. बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रीज बहुत कम थे, राइट. स्टीम इंजन नहीं था, देयर वर नो पोल्यूशन, बेसिकली पोल्यूशन बहुत कम था. तो तभी देखा गया था कि ये जो व्हाइट कलर के मॉथ्स है ना, नंबर्स में ज्यादा है. ओके. एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक पर्टिकुलर रीजन देखा, पर्टिकुलर रीजन में ये मॉथ्स को काउंट किया गया, और व्हाइट कलर के मॉथ्स है ना, वो ज्यादा दिखाई पड़ने लगे कंपेयर टू ब्लैक मॉथ्स. इसका रीजन क्या था कि मैंने आपको कॉमोफ्लाज के बारे में बताया था, ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स, छलावरण. ठीक है, छलावरण बद्दल सांगितलं होतं. सो जो ट्रीज का जो पेड़ कलर है, और जो ये व्हाइट कलर के मॉथ का कलर था, काफी हद तक सेम था. और इन्हें ब्लेंड करने में, सराउंडिंग से ब्लेंड करने में बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाते थे, बहुत आसानी से ये छुप छिप पाते थे प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स कौन है, मैंने बताया था, प्रीडेटर्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. सो हियर द प्रीडेटर्स वेर सम ऑफ द बर्ड्स. ठीक है. तो ब्लेंडिंग मैंने बताया था कि ये एक प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. तो जो व्हाइट मॉथ है, वो ब्लेंड इजीली हो पाते थे कंपेयर टू ब्लैक मॉथ. ब्लैक मॉथ बड़ी आसानी से दिख पाते थे, उन्हें ब्लेंडिंग सराउंडिंग से नहीं हो पाते थे. सो उनका नंबर कम था, वो खाए जाते थे प्रेडेटर से ज्यादा. ओके. और व्हाइट मॉथ बच जाते थे, तो उनका नंबर व्हाइट मॉथ का ज्यादा था. अभी स्टोरी कहाँ शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद. आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ने लगा. पोल्यूशन की वजह से जो ट्रीज है, ट्रीज पे कार्बन फुटप्रिंट्स, ठीक है, कार्बन कार्बन का डिपॉजिट होने लगा. कहाँ पे, पेड़ों पे, राइट. और ये कार्बन जो है बर्न्ड कार्बन था, और बर्न्ड कार्बन कौन से कलर का रहता है, ब्लैक कलर का. ठीक है. तो जो ब्लैक कलर का कार्बन है पूरे ट्रीज के स्टेम पे लग जाता था, और जो ट्रीज जो ऐसे दिख रहे हैं अभी, थोड़े व्हाइटिश कलर के दिख रहे हैं, वो दिखने लगे ब्लैक कलर के, कुछ ऐसे. ठीक है. ये दिखने लगे ब्लैक कलर के. अभी क्या हुआ, जो ब्लैक मॉथ था उन्हें ब्लेंडिंग में इजी आसानी आई. ठीक है. ये ब्लेंड होने लगे सराउंडिंग्स के साथ अच्छे से इजीली. ओके. और व्हाइट मॉथ जो है वो दिखने लगते थे आज आसानी से प्रीडेटर्स को. तो अभी उल्टा हो गया कि ब्लैक मॉथ कैमोफ्लेज करने लगे, और उनका नंबर बढ़ने लगा, वाइल व्हाइट मॉथ्स का जो है नंबर वो घटने लगा. क्यों? क्योंकि वो आसानी से दिख जाते थे. सो दिस इज नोन एज चेंज इन द एनवायरमेंट, चेंज इन द सिचुएशन, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, जो भी कहो. ओके. पेड़ों का रंग बदलने लगा, राइट, बिकॉज ऑफ आवर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ठीक है. इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, पोल्यूशन बढ़ने लगा, पेड़ों का रंग ब्लैक होने लगा. ओके. और ये ब्लैक मॉथ की संख्या जो है वो ज्यादा हो गई, और व्हाइट मॉथ की संख्या जो है वो कम हो गई. ओके. सो दिस स्टोरी टेल्स अस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ठीक है. ये स्टोरी हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग बताती है कि पहली बात तो यही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो भी फिट है, जो भी बेस्ट अडाप्ट कर पाता है सराउंडिंग से, वही सर्वाइव होता है. और दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन का. क्या हुआ कि जो ब्लैक और व्हाइट मॉथ्स है, ये सेम स्पीशीज के थे. ब्लैक और व्हाइट मॉथ्स सेम स्पीशीज के थे. सो ये ब्रीड कर पाते थे, और ब्रीडिंग करके ऑफस्प्रिंग्स, मतलब उनके छोटे बच्चों को जन्म देते थे. ओके. और छोटे बच्चों को जन्म देते थे, और फिर वो बच्चा मे बी ब्लैक हो सकता था या व्हाइट भी हो सकता था. व्हाइट मॉथ भी हो सकता है, ब्लैक मॉथ भी हो सकता है.
लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो बच्चे जो पैदा हो रहे थे वो ज्यादा दिखाई पड़े ब्लैक मॉथ में। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लैक मॉथ बच रहे थे ज्यादा, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होने लगी उनके जनरेशन में भी। ठीक है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ नथिंग बट नॅचरल सिलेक्शन। ओके, मराठीमध्ये नैसर्गिक निवड। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट डार्विन्स थियरी। कुछ डाउट इसमें? कुछ समझ में नहीं आया? moth are dangerous or not, sir? No, they are not dangerous to humans, इतना मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमंस को डेंजर नहीं करते कुछ। ओके, सो नो डाउट, शैल आई मूव फॉरवर्ड? अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, मराठीमध्ये याला म्हणतात सजीवांचे वर्गीकरण। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि पहले लेक्चर में बताया था कि इतनी डाइवर्सिटी है हमारे प्लैनेट पे, बहुत डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या? कितनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हमको देखने मिलते, राइट? बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स देखने मिलते। ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? इन्हें स्टडी करने में। ठीक है, इतनी वैरायटी है कि अगर एक एक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अगर नाम देने लगे, एक कॉमन नेम, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये स्टडी में जो कंफ्यूजन है उसे अवॉइड करने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। नाउ हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये क्लासिफिकेशन बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट जो है ये क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं, बहुत अलग अलग मेथड्स है। ओके, जो फर्स्ट मेथड जिसने दिया था उसका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल, किसी को पता है एरिस्टोटल कौन है? एरिस्टोटल, ओके, कोई बात नहीं, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन था एरिस्टोटल। सभी फील्ड में, ऑलमोस्ट सभी फील्ड में इसकी महारत ही थी। ठीक है, तो इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया? एरिस्टोटल ने, इन्होंने क्लासिफाई किया एनिमल्स को बेसिकली लैंड, एयर और वाटर। इन्होंने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट इन विच दे लिव। ठीक है, तो जो लैंड में एनिमल रहने लगे उन्हें एक दर्जा, जो पानी में रहते थे उन्हें एक दर्जा, और जो हवा में उड़ते थे उन्हें एक दर्जा। किन ये क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इतना एक्यूरेट नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि देर आर एम्फीबियंस, राइट, विच लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, राइट? Yes, he was a very great scientist and a very great thinker, Aristotle. So, amphibians, that was the problem. अगेन एयर में जो रहने वाले एनिमल है, मतलब वो पूरा वक्त थोड़ी एयर में रहते। यस, दे कैन फ्लाई फॉर सम टाइम, लेकिन रहते तो बाद में आते लैंड में ही, लैंड पे आते, राइट, पेड़ों पे रहते। सो बहुत प्रॉब्लम था, एक्यूरेट नहीं था उनका ये क्लासिफिकेशन। तो बहुत सी चेंजेस है, हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कैसे मेथड्स निकाले क्लासिफिकेशन के। हम लोग डायरेक्ट अभी के क्लासिफिकेशन पे आएंगे जो अभी हम लोग स्टडीज में इस्तेमाल करते हैं, राइट? एंड दैट वाज डन बाय दिस थ्री साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं मैंने। बायोलॉजिस्ट है अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वूज। ओके, तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम्स के बेसिस पे, किंगडम्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया। ओके, और रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स के नाम बताए। ये 5 किंगडम्स के बारे में आप एकदम डिटेल में नहीं कहूंगा, थोड़ा डिटेल में आप 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे। राइट, जब आप 8th स्टैंडर्ड में जाओगे तो चैप्टर 1 में ही किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इसके बारे में पढ़ोगे। अभी के लिए तो जान लेते हैं सिर्फ ये 5 नाम। ओके, अगर आपके पास नोटबुक और पेन रहेगा तो प्लीज नोट करके लीजिए।
ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ये टर्म है क्या? हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन हे मराठीमध्ये याला म्हणतात वर्गीकरणाचा पदानुक्रम। ओके, तो वर्ड टू वर्ड जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफिकेशन ना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्लासिफाई करने लगे एनिमल्स को। ओके, not plantiverse spices, I am not able to understand you, please be precise. Not plantiverse spices, what do you want to ask? ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करने लगे, एक ग्रुप में डालने लगे। ओके, तो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक चीज क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक इज एनीथिंग, इट्स एनी फीचर और क्वालिटी टू आइडेंटिफाई समथिंग। ओके, एक फीचर एक क्वालिटी आप किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो अगर एक लड़का है लड़की है, आप उनमें डिफरेंस कैसे जान लेते हो कि हाँ ये लड़का है ये लड़की है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट? कुछ, एक मिनट, हाँ, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि लड़की के लंबे बाल होना, राइट? लड़कों के थोड़े मसल्स ज्यादा रहते हैं। तो ये सब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, हर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये डॉग है, क्यों? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 पैर, ओके, थोड़ा लंबा मुंह। क्या आप डिफरेंशिएट कर पाते हो ऑर्गेनिजम्स, राइट? डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है फिजिकल अपीयरेंस एंड ऑल्सो देयर बिहेवियर। ओके, सो इसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, और इसे कहते हैं हायर, ये क्लासिफिकेशन को जो किंगडम के अनुसार किया है, इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण करणे, ग्रुप्स मध्ये टाकणे। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड नाउ हायरार्की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायरार्की? सो हायरार्की का लिटरल मीनिंग होता है रँक देना। ओके, गिविंग रँकिंग्स। मराठीमध्ये पण बघा, पदानुक्रम, पद द्यायचे वेगवेगळे। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते कि आपके पहले दादाजी थे, राइट? दादाजी के बाद, एक मिनट है, जीनस एंड स्पीशीज आर आल्सो टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आई विल एक्सप्लेन दिस जीनस एंड स्पीशीज, दे आर नॉट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग ऐसे नहीं कह सकते कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। ओके, सो लेट्स वी वर अंडरस्टैंडिंग हायरार्की। हायरार्की क्या है? पदानुक्रम। सो आपके दादाजी थे, दादाजी के बाद आपके पापा है। सो दादाजी को पहला दर्जा मिलता है, फिर आते हैं नीचे आपके पापा, उनके नीचे रहता है रैंकिंग उनका पापा का, फिर आते हैं आप, आपके बाद फिर आगे आपके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, आपकी जनरेशन अलग से आएगी, राइट? तो ये जो रैंकिंग होती है, जो नीचे नीचे जाना, दिस इज नोन एज हायरार्की। ये लिटरल मीनिंग है ऑफ द वर्ड हायरार्की। ओके, तो ऐसे ही क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है किसके अनुसार? किंगडम के अनुसार। ओके, किंगडम के अनुसार। किंगडम में 5 किंगडम्स आते हैं। ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर। किंगडम को अगेन सब क्लासिफाई किया गया है फाइलम। ओके, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड लास्ट में आता है स्पीशीज। ओके, इसको और एक तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। एक सोसाइटी है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। ओके, मैंने ह्यूमंस को मुझे क्लासिफाई करना है। ओके, ह्यूमंस को मुझे क्लासिफाई करना है। सो मैं एक कैरेक्टरिस्टिक्स लूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासिफाई करूंगा। क्या मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ली? चलो ले लेते एज, वो है अपना एज। ओके, एज के अकॉर्डिंग मैं क्लासिफाई करता हूँ। ठीक है, सो जो अबाउ 60 हुए वो ओल्ड, ओल्ड पर्सन, राइट, बूढ़े लोग। जो 18 से
लेट्स से 25 से 60 के बीच में अडल्ट लोग जो जॉब करते हैं, ठीक है, और बाद में उसके नीचे आते स्टूडेंट लोग, राइट, 25 के नीचे आते सब स्टूडेंट्स। तो मैंने एज के अनुसार एक क्लासिफिकेशन कर लिया। सो दिस वाज फर्स्ट क्लासिफिकेशन। ओके, इन्होंने किंगडम के अनुसार किया, मैंने ह्यूमंस को एज के अनुसार क्लासिफाई किया। अभी स्टूडेंट्स को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज ओनली। नर्सरी, जूनियर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, फिर 10th स्टैंडर्ड, फिर कॉलेज 11th एंड 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, दैट इज नोन एज सब ग्रुप। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड्स के अनुसार और एक क्लासिफिकेशन कर लिया। पहले तो स्टूडेंट्स, अडल्ट एंड ओल्ड पर्सन। स्टूडेंट्स को मैंने अलग से क्लासिफाई कर लिया, और उसे कहते हैं सब ग्रुप्स, दैट इज नर्सरी टू पूरा ग्रेजुएशन तक। अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो, ओके, मैंने क्लासिफाई कर लिया सब ग्रुप। उसमें भी मैंने और एक क्लासिफाई किया 7th स्टैंडर्ड को अकॉर्डिंग टू योर डिविजन। डिविजन ए बी सी आपके स्कूल में रहते रहेंगे। आप तुमची तुकडी असेल अ ब क, राइट। सो ये जो ग्रुप्स में क्लासिफाई करना होता है वही इधर भी किया है, राइट। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऐसे ही इन्होंने भी बहुत सारे ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कैटेगरीज में। यस, दैट्स अ गुड वर्ड, कैटेगरीज। ओके, मराठीमध्ये पण बघू, काय नाही, ट्रान्सलेशन बघूया फक्त आपण। किंगडम प्लस सृष्टी म्हणतो, फायलम इज कॉल्ड संघ, क्लासला वर्ग, ऑर्डरला गण, फॅमिली कुल, जीनस प्रजाति, स्पीशीज जाति। तो ये जो बायोलॉजिस्ट है, इनको ये सब क्लासेस बहुत डेप्थ में पढ़ने पड़ते हैं जब आप मेडिकल फील्ड होगे तो। अभी ये लेवल पे 7th स्टैंडर्ड के लेवल पे, या फिर मैं कहूँ तो 12th स्टैंडर्ड के लेवल तक भी ये दो क्लासेस, जीनस और स्पीशीज, ठीक है। एक मिनट, हाँ, जीनस और स्पीशीज, ये दो जो ग्रुप्स है वो हमें डेप्थ में पढ़ना है, वो हमें डेप्थ में समझना है। ठीक है, सो आपको क्लियर हुआ? एक स्टूडेंट का डाउट है, जीनस एंड स्पीशीज आर नॉट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर ग्रुप्स। ओके, ठीक, जीनस और स्पीशीज। ओके, अभी दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। तो ऐसे हमने क्लासिफाई कर लिया है, और हमें बहुत इजी पड़ता है स्टडी करने में एक एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अभी समझते हैं इन्हें, एक एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिक नाम होता है जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। ऑलराइट, उसे समझते हैं कि ये साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अभी समझ लो आपके क्लास में ऐसा होता है कि एक एक लड़का है जिसका नाम है किरण। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्लास में किरण नाम के या किसी भी और नाम के दो तीन लोग निकल जाते हैं, राइट। तो टीचर्स को कंफ्यूजन होता है जब भी किसी को बुलाना होगा या किसी को क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे, राइट। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या आता है, दूसरा चीज, दॅट इज देअर सरनेम, त्यांचा आडनाव। ओके, एक नाव असतो आणि आडनाव असतो। यस, राइट। तो सरनेम आके बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारी जो चीजें क्लियर हो जाती है, और वी कैन डेफिनेटली पॉइंट आउट दैट पर्सन, ओके, whom we want to talk to। ओके, सो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको हमने कॉमन नेम देके रखे। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसे मैंगो ट्री। एक ट्री दिखा जो मैंगो ट्री है, उसे इंग्लिश में मैंगो ट्री कहेंगे। मराठीमध्ये बोलतो आंब्याचं झाड। ओके, मराठीमध्ये बोलतो आंब्याचं झाड। क्या अभी क्या हुआ? उप सॉरी क्यों बोल रहे हो? व्हाट हैपेंड? ओके, ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज, आप ब्राजील में जाओगे तो उनका कुछ लैंग्वेज रहेगा, स्पेन में जाओगे तो उनके लैंग्वेज में मैंगो ट्री को कुछ अलग बोलते रहेंगे। सो दिस कॉमन नेम जो हम लोग देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ड्यूरिंग स्टडीज।
ओके, अगर एक यूरोप का साइंटिस्ट है और एक इंडिया का साइंटिस्ट है, इंडिया में हिंदी में मैंगो ट्री को आम का पेड़ बोलते हैं, वो उससे मिलने गया और उसने यूरोप के साइंटिस्ट से बोला कि हाँ मैं आम के पेड़ पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसको तो वही समझेगा नहीं कि मैंने एक एग्जांपल दिया आम का पेड़। ऐसे बहुत सारे जो स्पीशीज, अगर नया स्पीशीज कोई डिस्कवर हुआ हो कि उसको नाम कैसे दे, बहुत से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग अपने भाषा के अनुसार नाम देंगे। हेलो, माय ऑडियो इज क्लियर? चलो ऑडियो चेक करते हैं, ऑडियो क्लियर है क्या? यस, ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, गुड, ठीक। तो वही मैं कह रहा था कि बहुत सारे कॉमन नेम्स रहते हैं और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ये कॉमन नेम्स की वजह से। सो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आए साइंटिफिक नेम से। और साइंटिफिक नेम्स जो की जो मेथड है उन्हें नाम देने की, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेथड हमने क्या बोलते हैं चूज कर ली, उसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे शुरू किया था कार्ल लिनियस ने, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, की त्याला मराठीत आपण म्हणू शकतो द्विनाम पद्धती, द्विनाम पद्धती। ओके, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम मतलब दो नाम के, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, बायनोमियल मतलब दो, बायनो। ओके, तो दो नाम होते हैं साइंटिफिक नेम में, दो वर्ड्स होते हैं। ओके, सो इसका जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, तो दो वर्ड्स आपको मिलेंगे। पहला वर्ड है जो होता है वो जीनस रहता है, जो जीनस रिप्रेजेंट करता है, कौन से जीनस से है। ठीक है, मैंने बताया था ये सब ग्रुप्स है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि आप 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, आप 7th स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट करते हो, कि मैं अगर आपका साइंटिफिक नाम देने जाऊँ तो शायद मैं 7th स्टैंडर्ड पहले लगाऊंगा, फिर आपका नाम दूंगा, राइट? इससे बहुत आसानी हो जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो है कि पहला जो वर्ड है वो जीनस होता है, और जो सेकेंड वर्ड है स्पीशीज। स्पीशीज स्पीशीज इज अ वेरी बेसिक लेवल। ठीक है, मतलब आपका नाम डाल स्पीशीज। तो ये जो साइंटिफिक नेम है, इन्हें डिसाइड कौन करता है? सभी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो अभी ये याद रखो, लिखो आपके नोटबुक में इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। मराठीमध्ये ना म्हणतो आंतरराष्ट्रीय नामकरण समिती, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं साइंटिफिक नेम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ऑलराइट, सो ये साइंटिफिक नेम ऐसे ही रैंडमली नहीं दिए जाते। देयर आर स्पेसिफिक रूल्स, कुछ 13 रूल्स है इनके, जो आप 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर 1 में पढ़ोगे। ओके, अभी कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल नॉलेज के लिए मैं आपको 3-4 रूल्स बता रहता हूँ कि फर्स्ट हमेशा जो आता है वो जीनस रहता है। ओके, पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, मैंने एग्जांपल नहीं बताया, आई एम सॉरी। सो साइंटिफिक नेम का एग्जांपल एक हुआ मैग्निफेरा इंडिका। ओके, दूसरा एग्जांपल हुआ होमो सैपियंस। ठीक है, तो मैग्निफेरा जो हो गया ये नेम, वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका जो है वो स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है उसकी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैग्निफेरा इंडिका किसी भी साइंटिस्ट को बोलो, उसे समझ जाएगा कि आप कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हो। ओके, सो एक मिनट। सो जो ये वर्ड्स है ना मैग्निफेरा इंडिका, ये जो लैंग्वेज है ना, इन्होंने सब साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड कर लिया है कि ये जो लैंग्वेज है वो लैटिन होगी। ऑलराइट, ये जो वर्ड्स है मैग्निफेरा और इंडिका, होमो, सैपियंस, ये सब जो वर्ड्स है इसके लिटरल मीनिंग है जो लैटिन लैंग्वेज से हमने डिराइव किए। ठीक है, सो पहला रूल है यही कि वो लैटिन लैंग्वेज से होता है। दूसरा रूल ये है कि पहले जीनस लिखते हैं हम लोग,
उसके बाद स्पीशीज का नाम लिखते हैं। ठीक है। तीसरा रूल ये है कि जो जीनस का नाम है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल रहेगा। ऑलराइट। और जो स्पीशीज का नाम है उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल रहेगा। ऑलराइट। नेक्स्ट रूल ये है कि जब भी आप कंप्यूटर में इसका नाम लिख रहे हो, साइंटिफिक नेम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर आप टाइप कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट किया, राइट, ये भी कंप्यूटर में ही लिखा रहेगा। तो जब आप कंप्यूटर में रहोगे तो इसका जो फॉन्ट है वो इटैलिक होना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉन्ट। सो ये जो फॉन्ट है बाकी के, ये नॉर्मल फॉन्ट हो गया आपके, और ये जो है अलग थोड़ा दिख रहा है, अलग से लिखा हुआ, दैट इज इटैलिक फॉन्ट। ठीक है। तो इटैलिक में लिखोगे। और जब भी आप बुक पे लिखोगे, जब भी आप बुक पे लिखोगे तो उसे अंडरलाइन करना है एक एक वर्ड को। जैसे आपने मैग्नीफेरा इंडिका लिखा बुक पे, तो मैग्नीफेरा को अंडरलाइन करना, इंडिका को अंडरलाइन करना। ऑलराइट। तो और भी बहुत सारे रूल्स है, अभी के लिए अभी इतने ही जान लो। सो दैट वाज ऑल अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके। अभी समझ लेते हैं स्पीशीज क्या होती है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्पीशीज आर सो सिमिलर दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन कलर, हाइट, हैबिटेट्स एंड हैबिट्स, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स। कि तो मैंने जैसे बोला कि स्पीशीज जो है ये एकदम बेस लेवल का क्लासिफिकेशन हुआ, एकदम लो लेवल का क्लासिफिकेशन हुआ, उसके आगे आप और कुछ क्लासिफाई नहीं कर सकते साइंटिफिकली सेइंग। ठीक है। तो जैसे कि डॉग एक स्पीशीज है, कि तो आप बोलोगे नहीं सर ये डॉग, हाँ, और एक ब्राउन कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, ऐसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ना? नहीं। वी कैन, बट नॉट इन साइंटिफिक टर्म्स। साइंटिस्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसे। वो सिर्फ बातें करने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं ये क्लासिफिकेशन, लेकिन साइंटिस्ट ये एक्सेप्ट नहीं करते। तो स्पीशीज क्या होती है? एक स्पीशीज को स्पीशीज कहा जा सकता है तभी जब वो अपने आप में ब्रीड कर सकते हैं नेचुरली, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स मतलब अपने जैसे ही स्पीशीज और बना सकते। सो दैट इज स्पीशीज। ओके। सो दिस कंप्लीट्स मोस्टली आवर लेसन्स के एक दिस वॉज ऑल अबाउट बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. की मराठीमध्ये पण एकदा आपण समजूया की स्पीशीज काय असेल. स्पीशीज मध्ये काय आहे की जरी डिफरन्सेस असले रंगामध्ये, उंचीमध्ये, की हाईट मध्ये, वेट मध्ये जरी डिफरेंसेस असले तरी जरी संकर होत असेल प्रजनन व वंशवृद्धि, इसका मतलब यही है कि रिप्रोड्यूस करना, अपने आप में रिप्रोड्यूस करके और अपने जैसे बना पा रहे वो, सो उन्हें स्पीशीज का दर्जा दिया जा सकता है. ठीक है. लेट्स नॉट गो इन द डेप्थ ऑफ दिस 5 किंगडम्स. बहुत ऊपर ऊपर से समझेंगे क्योंकि आप 8 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले. ओके. सो अभी मुझे बताओ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कुछ डाउट है क्या? ये कुछ साइंटिफिक नेम्स जो है मैंने बताया, रूल्स कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा नहीं, बस ये जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है उनके साइंटिफिक नेम याद रखने. राइट. सर इज इट फंगस? या आई विल कम टू दैट. इट इज नॉट फंगस जो मैंने पिक्चर दिखाई थी. ओके. सो नो डाउट्स इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ऑलराइट, गुड. तो जल्दी से समझ लेते हैं ये 5 किंगडम्स बेसिकली एकदम. सो पहला है मोनेरा. के फर्स्ट इज मोनेरा. तो मोनेरा वो सब ऑर्गेनिजम्स इस क्लासिफिकेशन, इस ग्रुप में कह सकते हैं, इस ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ओके, जिनके सेल, पेशी ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, जिनके सेल वेल डिफाइंड ना हो. ओके. तो आपने सुना रहेगा प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल्स. आपने पढ़ा है ये आगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक. नहीं?
ठीक है, कोई बात नहीं। सो एक हाँ, सो एक बेसिक डायग्राम यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा रहेगा तो आप आगे पढ़ोगे, अभी ये लेवल पे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। ओके, और वेल डिफाइंड नहीं होते। वेल डिफाइंड नहीं होते, जब मैं कहता हूँ कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इनका जो न्यूक्लियस है, कि जो हर एक सेल का एक न्यूक्लियस होता है, राइट, उनका जो स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो बराबर एनक्लोज नहीं है, राइट, उनको मेम्ब्रेन नहीं है, बस ऐसे ही इसके ऑर्गन्स जो है एक जेल लाइक सब्सटेंस में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोकैरियोटिक। और हम लोग जिससे बने ह्यूमंस, सभी ऑलमोस्ट मैमल्स कह सकते हैं, फिश, वो सब जो लिविंग बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़े, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वो यूकैरियोटिक सेल्स से बने, जिनका एक सेल स्ट्रक्चर एक वेल डिफाइंड सेल स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि उन्हें सेल वॉल रहती है, न्यूक्लियस एनक्लोज रहता है बराबर से, राइट। सो ये एक बेसिक डिफरेंस अभी के लिए जान लो। प्रोकैरियोटिक is not a well defined cell, eukaryotic is a very well defined cell। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब एक ही सेल रहता है वो बस। यूकैरियोटिक सेल्स कैन आइदर फॉर्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग। ठीक है, तो जो मोनेरा रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने हम लोग ने मोनेरा में डाल दिया, मोनेरा किंगडम में, वो सब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है सेल का। ओके, ऐसे एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक सेल्स रहेंगे, लेकिन दे विल बी ऑफ यूनिसेलुलर। ठीक है, जो भी यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनिज्म लेकिन यूनिसेलुलर है, नॉट मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर है, वो प्रोटिस्टा में जाएंगे। ओके, मैं एकदम बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तीसरा किंगडम है फंगाई। फंगाई, दीज आर हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, हेट्रोट्रोफिक मतलब ऑपोजिट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। मैंने ऑटोट्रोफिक बताया था प्लांट्स के बारे में, जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने आप, उसे ऑटोट्रोफिक कहते हैं। हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक वो ऑर्गेनिजम्स है जो जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, राइट, दूसरे लिविंग एंटिटीज पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ओके, सो फंगाई आर दोस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोस्टली ये, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने प्रोटिस्टा का नहीं बताया, जो एक ये मोनेरा का एग्जांपल अभी देख पा रहे हो, बैक्टीरिया, राइट। दूसरा प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स ये है अमीबा। अमीबा इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट इज फंगाई। ये फंगाई के कुछ, ये जो है साइंटिफिक नेम्स है, ठीक है, सिर्फ स्पीशीज का नाम लिखा है। ठीक है, एगेरिकस, ये हम लोग कॉमन नेम में इसे मशरूम कहते हैं। ठीक है, आपण याला मशरूम बोलते। और मराठी में भी ये किंगडम्स के जो नाम मैंने बोला, मोनेरा, वो सब, आप ऐसा मत समझ लेना कि इसका मराठी में कुछ अलग नाम आहे, त्याचा मराठीमध्ये काही वेगळं नाव नाही, याला असंच म्हणतात, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। ओके, यू कैन सी हियर किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ओके, सब इंग्लिश नाम ही है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो फंगाई के एग्जाम्पल देख लिया ये। और बाद में जो आते हैं आपको सबको पता है, ये थर्ड वन इज लुकिंग लाइक मशरूम, यस इट इज अ मशरूम। एगेरिकस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम। मशरूम हम लोग कॉमन नेम हो गया ये। ठीक है, एगेरिकस साइंटिफिक नेम है, इसका स्पीशीज का नाम दिया। और बाकी के प्लांटी और एनिमेलिया आपको ये अभी पता ही रहेगा, प्लांटी में सब प्लांट्स आते हैं, राइट, और एनिमेलिया में हम लोग सब एनिमल्स। इसके बारे में डीप डेप्थ में आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर ये शायद है। ओके, सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये चैप्टर 1। ऑलराइट, होमवर्क मैं आपको बता दूंगा
गूगल क्लासरूम में, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी मुझे बताओ कि कोई डाउट है क्या अब तक जितना भी पढ़ा है मैंने, इज देयर एनी डाउट? नो डाउट, नो, नो सर। ओके ठीक है, तो मैं अभी होमवर्क बता देता हूँ आपको। हालांकि मैं हाँ हालांकि मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी बता देता हूँ कि आपको 20 ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम, मोनेरा एग्जाम्पल प्लीज शो, यस ऑफ कोर्स। मोनेरा, ये देखो बैक्टीरिया, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनेरिया, मोनेरा किंगडम। सो मैं होमवर्क कभी लिख लो कि आपको 20 ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स, विदाउट स्पेलिंग इज दिस मैनी राइट, ओके। सो 20 ऑर्गेनिजम्स के, 20 लिविंग एंटिटीज के साइंटिफिक नेम लिखने हैं, ठीक है। तो आप तय कर लो कि कौन से किंगडम से लेने हैं, कि 20 है तो 5 4 are 20, तो 5 किंगडम्स है राइट। तो 5 किंगडम्स में से चार चार ले लो, 4 मोनेरा के, प्रोटिस्टा के 4 ऑर्गेनिजम्स, फंगाई के 4, प्लांटी के 4 और एनिमेलिया के 4, उसके कॉमन नेम, ठीक है। हाँ, मैं होमवर्क पाठवणार गूगल क्लासरूम वरती, अभी समझ लो। चार चार लिखना है, उसके कॉमन नेम लिखना है एक कॉलम में, ठीक है, और उसका साइंटिफिक नेम लिखना है, ओके। और एक्टिविटी है, और इसके इमेजेस देख लेना गूगल पे, ठीक है। अभी हम लोग इधर ही स्टॉप करेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। और सब लोग होमवर्क अपलोड करना, मुझे सभी के होमवर्क आए नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग होमवर्क अपलोड करना। ऑलराइट, बाय, चलो टेक केयर एंड वी विल meet in next class. Sir, I have uploaded not checked. Okay, I have not checked, बट मैंने सिर्फ देखा है कि कितने लोगों ने अपलोड किया है, ठीक है। मैंने सभी के होमवर्क नहीं चेक किए। ओके चलो, ठीक है, टेक केयर, आई एम लीविंग नाउ। सर, आई हैव नॉट सीन व्हाट यू हैव नॉट सीन। आपने क्या नहीं देख लिया? किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है क्या? चल है, द होमवर्क इज नॉट कमिंग। होमवर्क मैंने अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम में, आप हो क्या गूगल क्लासरूम पे? आपकी आईडी है क्या गूगल क्लासरूम में? अगर आपकी आईडी है गूगल क्लासरूम पे तो दिखेगी, ओके। क्लासरूम वाले एरिया में देखना। बाकी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है क्या होमवर्क देखने में? किसी को कुछ दिख रहा नहीं है, ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम है? नो नो नो, ओके। एक बार जिस जिस भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है, एक बार संतोष सर से डिस्कस कर लेना कि मुझे होमवर्क नहीं दिख रहा है, देन आई विल लुक इनटू इट, ओके। ठीक है, अभी तो मैंने अपलोड किया है सब, तो देख लो, ओके। आई विल चेक ऑन 1 सेकेंड, ठीक है। एक बार वापस चेक कर लो, ठीक है। क्लास वर्क वाले एरिया में आपको मिलेगा वहां पे, ओके। पीडीएफ फॉर्म में है, रेस्पेक्टिव मीडियम्स के मैंने अप्लाई किए, ठीक है। चलो, आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर नाउ। ऑलराइट, टेक केयर, चलो बाय। Bye, sir. Bye, sir.